हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं रोमा आज फिर से आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आई हूँ। लास्ट ही हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उस टाइम क्या होगा जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम को क्रॉस करेगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है और दोनों ही मीडियम की परमिटिविटी डिफरेंट होती है, तो जो बाउंड्री होता है जहाँ पर एक मीडियम दूसरे मीडियम से सेपरेट हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। Electric flux passes to one medium to another medium. Electric flux refracted। ठीक है, तो इस बाउंड्री पर दो कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये एक सिस्टम हम मान लेते हैं, और ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। ये जो है ये बाउंड्री है दो मीडियम का। हम यहाँ देख रहे हैं इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है और इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये एंगल θ1 बना रहा है और यहाँ जाकर ये एंगल θ2 बना रहा है। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है मीडियम चेंज होने के साथ चेंज हो गया। तो इस बाउंड्री कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी ये है और इसका नॉर्मल कंपोनेंट d1n है, और यहाँ पर ये d2 इधर आया है और इसकी फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट 2n है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल होता है, मतलब d1n इक्वल टू हो गया d2n। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इनका टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा E1t इक्वल टू E2t। क्लियर? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आर इक्वल, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आर इक्वल। तो यहाँ जो n है ये नॉर्मल कंपोनेंट के लिए है और यहाँ जो t है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए है। अब d1n इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो गया, d1 cos θ1, और d2n का नॉर्मल कंपोनेंट हो गया d2 cos θ2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बाई एप्सिलॉन 1, और ये जो 1 एप्सिलॉन 1 और ये d1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट E1 का, तो वो हो जाएगा d1 sin θ1 बाई एप्सिलॉन 1। सिमिलरली E2 का होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बाई परमिटिविटी, और जब हम इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट देखते हैं तो ये हो जाएगा d2 sin θ2 E2। और और अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट उसको डिवाइड कर देंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टेंजेंशियल कंपोनेंट से। तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन 1/tan थीटा 1। और सिमिलरली हम दूसरे मीडियम में फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टेंजेंशियल कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा एप्सिलॉन थीटा 2। क्लियर। और बाउंड्री कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि D1n इक्वल टू D2n। तो यहाँ पे हम D1n की जगह D2n भी लिख सकते हैं। और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होता है तो E1t इक्वल टू E2t। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E2t। जब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर हो गया तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेट कर देते हैं तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन 1/tan थीटा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2/tan थीटा 2। अब अगर एप्सिलॉन 2 को इधर ले आते हैं और tan थीटा 1 को इधर ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा tan थीटा 1/tan थीटा 2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 2। क्लियर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम with relative permittivity 7 passes into a medium of relative permittivity 2. If E makes an angle of 60 degree with the normal to the boundary in the first dielectric, what angle does the field makes with the second dielectric? मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 60 डिग्री पर जा रहा है तो ये यहाँ कितना एंगल बनाएगा थीटा, जबकि इसकी परमिटिविटी E1 इक्वल टू 7 है और इसकी परमिटिविटी E2 इक्वल टू 2 है। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ E1 की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू दी हुई है, थीटा 1 की वैल्यू दी हुई है। और अब हमें निकालना क्या है तो थीटा 2 की वैल्यू। अभी हमने रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, tan थीटा 1/tan थीटा 2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 2। अब थीटा 1 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, tan 60 डिग्री tan थीटा 2 इक्वल टू 7/2। तो tan थीटा 2 इक्वल टू हो गया tan 60 डिग्री 2/7। और जब इसे tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.495। क्लियर। मतलब tan थीटा 2 की वैल्यू आ गई 0.495। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 0.495। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26.33 डिग्री। क्लियर। तो अगर रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं भी दिया हुआ हो तो हम एक फॉर्मूला थीटा 1/थीटा 2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 2 यूज करके अननोन फैक्टर को निकाल सकते हैं। क्लियर।
अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, सरफेस का मतलब आप लोग जानते ही हो। तो इस वर्ड से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सरफेस के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा तो उसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो जब सरफेस इक्विपोटेंशियल कंडीशन में होगा, इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई निकालने बोले, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसकी वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू भी 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं VB बराबर VA, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करने पर किया गया वर्क डन 0 होता है। वर्क डन W बराबर क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0। तो वर्क डन भी कितना हो गया? 0। क्लियर? वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0, तो 0 इंटू चार्ज 0। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड अब परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड लाइंस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब देखते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस स्ट्रेट होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। और ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके 2 प्लेट्स हैं और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसकी स्ट्रेंथ E है। ठीक। इस E के परपेंडिकुलर में अगर हम प्लस Q चार्ज लेकर आते हैं जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ इंटर करता है अगर इस फील्ड में, तो वो कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग अलोंग मूव करेगा? वो OX एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो OY के अलोंग है, मतलब ये वर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चार्ज मूव करेगा वो हॉराइजॉन्टल करेगा। क्लियर? अब ये बताइए कि ये जो पार्टिकल Q यहाँ रखा हुआ है इस पर कितना फोर्स एक्ट होगा? तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड OY डायरेक्शन में है तो ये भी OY डायरेक्शन के अलोंग होगा। क्लियर? और इस चार्ज का एक्सीलरेशन क्या होगा? तो A इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास, और फोर्स की वैल्यू कितनी हमने निकाली है? QE। तो ये हो गया QE बाय M। क्लियर? और अगर ये x डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डिस्टेंस में स्प्रेड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है? v। तो हमें क्या क्या मिल गया? इस चार्ज पर फोर्स मिल गया, कितने टाइम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करेगा वो टाइम मिल गया, और किस एक्सेलरेशन से पास करेगा
वो मिल गया। क्लियर? यहाँ भी सेम चीज़ है, फोर्स मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया और टाइम मिल गया। अगर हम चार्ज्ड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y मान लेते हैं OY डायरेक्शन में, तो y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमने पढ़ा है कि होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियल जीरो स्पीड से इंटर कर रहा है, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमने y माना है, तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल टू हाफ AT²। क्लियर? अब a की वैल्यू कितनी है? QEA/m। और t की वैल्यू कितनी है? XYV। तो इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हाफ QE/m इंटू XYV होल स्क्वायर। क्लियर? और जब इसे हम पूरी सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा QE/2mv² इंटू x²। और इस पूरे टर्म को हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो इसे k मान लेते हैं। अब ये जो y इक्वल टू kx² आया, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर से हम ये डायग्राम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होगा ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। मतलब O से A तक ये पैराबोला फॉलो कर रहा है और A से B ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन पर कितनी एनर्जी आएगी इस फील्ड में इंटर करने से? तो वो होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज कितना होता है? E इंटू V। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, हम सभी जानते हैं, हाफ mv²। मतलब ये हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगी? EV की। ठीक है? अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी √2ev/m। क्लियर? तो इस तरह हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखा। अगर उसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। यहाँ तक तो सबको आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आज के लिए इतना ही। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।